Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I am Dev Kumar from DK Education Academy. Today we are going to study of chapter 1 number system, class 9th mathematics. ठीक है बच्चों, तो आज हम पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम में NCERT एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. कुछ क्वेश्चंस में मैं हिंट दूंगा और कुछ क्वेश्चन में प्रॉपरली सॉल्व कराऊंगा. तो देखते हैं वन बाय वन. मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे एक्सरसाइज 1.5 का. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. यानी कि हमने बताना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो रैशनल हैं और इरेशनल हैं. तो देखते हैं वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर है 24, NCERT. ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.5 है. तो देखते हैं वन बाय वन. पहला है फर्स्ट का फर्स्ट, 2 माइनस अंडर रूट 5. सेकेंड इज 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. और थर्ड है बच्चे 2 रूट 7 होल अपॉन 7 रूट 7. ठीक है. नेक्स्ट इज 1 अपॉन 4, 1 अपॉन रूट 2. एंड लास्ट इज 2 पाई. ओके. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है और आपने सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है. तो बेटा लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इरेशनल का इरेशनल के साथ या फिर रैशनल का इरेशनल के साथ या फिर रैशनल का रैशनल के साथ उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं. तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी तो इसको देखने से पहले आप उसको देखें, मैं आपको बोलूँगा. ठीक है. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई रियल नंबर में से कोई रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो बच्चे रिजल्ट क्या मिलता है हमें? हमेशा इरेशनल मिलता है. तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर है ना. ठीक है, इरेशनल नंबर. ओके. अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं. तो ये लिखा है 3 रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. तो बेटे प्लस रूट 23 से माइनस रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचता है? 3 बच रहा है. और 3 क्या है बच्चे? 3 एक रैशनल नंबर है. तो इसके लिए हम लिखेंगे रैशनल नंबर. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो रूट 7 से रूट 7 एलिमिनेट हो गया है ना. तो बचा क्या? 2/7. और 2/7 कैसा नंबर होता है बच्चे? रैशनल नंबर होता है. तो ये भी एक रैशनल नंबर है. चलिए आगे बात करते हैं. देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो एक रैशनल है, यानी कि 1 रैशनल है. और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो एक इरेशनल नंबर है ना. तो मैंने आपको बताया था जब भी रैशनल और इरेशनल को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? इरेशनल ही मिलता है ना. ओके. तो ये भी एक इरेशनल नंबर है. लेकिन बच्चे मैं इसमें एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको. कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने रैशनल नंबर की जो परिभाषा है वो हमें बताई थी कि कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में है तो वो रैशनल कहलाता है ना. लेकिन बच्चे आपने अगर इतना जानते हो तो फिर रैशनल नंबर के बारे में सिर्फ आधा ही जानते हो. क्योंकि मैंने ये बताया तो जरूर था कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में होता है तो वो रैशनल होता है. बट इसके साथ एक कंडीशन भी लिखवाई थी कि जहाँ पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पहली बात. दूसरी बात ये कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. और यहाँ पे अगर मैं इस नंबर की बात करूँ 1/√2, तो क्या P और Q दोनों इंटीजर्स हैं? P तो इंटीजर है लेकिन Q इंटीजर नहीं है. तो दैट्स व्हाई ये एक इरेशनल नंबर है. ठीक है. चलिए 2 पाई. तो 2 पाई की मैं बात करूं तो 2 तो रैशनल है बट पाई क्या है? मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर है पाई.
तो दोनों का प्रोडक्ट, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आता है? ऑलवेज इरेशनल आता है, मैंने बताया था आपको। तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस हैं, मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सरल शब्दों में व्यक्त करना है इसको ना, इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने, है ना। तो देखते हैं वन बाय वन। मैं अगर पहले की बात करूं, फर्स्ट पार्ट की, तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। और आपने इस टाइप के क्या कहते हैं क्वेश्चंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रूट 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे, 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 और फिर प्लस रूट 3 को भी आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 2। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 है ना। हाँ जी, तो देखते हैं जब मैंने इसको 3 से किया तो कितना आएगा 6, और इसको जब मैं करूँ तो अनलाइक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, सिर्फ इनटू में लिखे जाते हैं। तो कितना आएगा 3 रूट 2 आएगा, तो 3 रूट 2। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस का आएगा 2 रूट 3, और जब मैंने इसको इससे किया तो ये लाइक टर्म है बेटा, दोनों रूट में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6। और ये मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको, है ना, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट ए बी होता है। ओके, तो मे भी कुछ प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो बिल्कुल यहीं पे छोड़ देते हैं और ये इसका आंसर होगा, इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इसी फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो बच्चे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो 3 आ गया, तो 9 में से 3 गया बच्चे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसकी बात करें थर्ड पार्ट की, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी से हम कर देंगे इसको। ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू रूट 5, b की वैल्यू रूट 2, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। तो बच्चे रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने बताया था ना अंडर रूट ए बी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा ये, और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 5 4 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये इसका आंसर आ गया बच्चे। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ पार्ट को देखेंगे, लेकिन मैं ये आइडेंटिटी रख कर दूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो देखते हैं इसको। सेम a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इट मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चे यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आप नोट डाउन कर लो इसको। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है बच्चे, रिकॉल कॉमा पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ब्रैकेट में से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर ब्रैकेट में से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चे आप ये जानते हैं कि पाई जो होता है वो सी अपॉन डी दैट इज सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अब ये कैसे होता है, इसका एक तरीका ये भी है कि आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है ना, पता है ना बच्चों आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। और डायमीटर को क्या कहते हैं बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस कहते हैं।
तो इन दोनों को मैं क्या कह सकता हूँ, 2r को d कह सकता हूँ, तो c इज इक्वल टू डी पाई कह सकता हूँ, या पाई डी बात एक ही है। तो पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट पाई इज इक्वल टू c अपॉन डी आएगा। ठीक है, जहां पे c तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस है और d क्या है बच्चे, डायमीटर है ना। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये डायमीटर है, d से डिनोट किया है, और ये सर्कमफ्रेंस हो गई आपकी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चे पाई जो होता है वो रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, बट लेकिन आप ये जानते हैं, आप ये बताते हुए आए हैं कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर एक पाई इरेशनल नंबर है तो उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। और अगर ये कंट्राडिक्शन आ गई है तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बच्चे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई जो है वो c अपॉन बी है, बिल्कुल डेफिनेटली। और पाई क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है, हमें पता है पाई इरेशनल है। अगर पाई इरेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, तो राइट हैंड साइड भी इरेशनल होगी। तो इसका मतलब सी और डी भी इरेशनल नंबर होंगे, है ना। तो हमने कह दिया कि c अपॉन डी भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किसी भी इरेशनल को रैशनल से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट इरेशनल मिलता है, या फिर रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करूंगा तो भी रिजल्ट इरेशनल ही मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक इरेशनल नंबर होगा तो मेरे को रिजल्ट इरेशनल ही मिलना है ना, ठीक है। इट मीन्स ईदर सी एंड डी इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो कोई एक अगर इरेशनल नंबर होगा तो अब हम उसी का पता लगाएंगे कि कौन सा इरेशनल है और कैसे क्या है। 2 मिनट के लिए हम मान लें कि इसका जो डायामीटर है, लेट्स से कि जो इसका डायामीटर है वो हमने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो ये तो रैशनल है, नो डाउट मानते हैं। लेकिन जब मैं किसी भी स्केल या फिर कोई अदर डिवाइस से मैं मेजर करूंगा इसकी सरकमफ्रेंस को, किसको बच्चे, इसकी सरकमफ्रेंस को अगर मैं मेजर करूंगा, अगर मैं इसको नापता हूं, तो बच्चे कभी भी नोटिस करना, आपको एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा अप्रोक्स आंसर मिलता है, मतलब लगभग आंसर मिलता है। जैसे कि हमने उसमें भी देखा था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में, है ना। तो देखो जैसे कि लेट सपोज कि ये एक लाइन है, मैंने इसको मेजर किया, है ना, मैंने इसको मेजर किया, तो लेट सपोज कि ये इसकी जो लेंथ आई वो आई, मतलब मान लो कि 7.8 आई। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि 7.8 ही हो, क्योंकि आपके स्केल में 7.8 है, बट उसको अगर मैग्निफिकेशन से देखे जाए, ठीक है, तो वो जूम होके और आगे आता है। तो ये हो सकता है कि 7.81 हो, या उससे भी आगे जा रहे हो 812 हो, या उससे भी आगे जा रहे हो 8123 हो, एंड सो ऑन। तो हमें जो भी हम मेजर करते हैं किसी भी डिवाइस या किसी स्केल से, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है बच्चे, हमेशा अप्रोक्स मिलता है। तो डेफिनेटली मुझे जो सरकमफ्रेंस मिली होगी वो एक अप्रोक्स आंसर मिला होगा। अगर वो एक अप्रोक्स आंसर था तो ये भी पॉसिबल है कि वो एक इरेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि डायमीटर तो रैशनल है, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन जो सरकमफ्रेंस है वो पॉसिबल है कि वो इरेशनल हो। अगर वो इरेशनल है और कोई एक इरेशनल है इन रेशियो में से, तो डेफिनेटली उसका आंसर मेरे को इरेशनल ही मिलना था, है ना। तो बच्चे ये कंट्राडिक्शन सॉल्व हो गई, है ना। तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन थी ही नहीं, है ना, एक्चुअल में यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन थी ही नहीं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ with a scale or any other device you only get an approximate rational value। तो आप वहां पे एक approximate rational value निकालते हो अगर आप किसी को भी मेजर करते हो, तो जैसे कि मैंने समझाया। so you may not realize that either C or D is irrational। तो आपको ये बात रियलाइज नहीं होती कि वो जो आपने मेजर किया था वो रैशनल था या फिर इरेशनल था। तो बच्चे हो सकता है कि वो इरेशनल हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये कंट्राडिक्शन हो रही थी, लेकिन ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको नोट डाउन कर लो। और ये मैंने अलग से बताया था तो इसको नोट मत करना आप, बाकी इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ इसको। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडरवुड 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए बेटा, आपको अब अंडरवुड 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को तो सेल्फ ही करें, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके क्वेश्चन से रिलेटेड हिंट देता हूं और आप इसको प्रॉपरली करें।
बिल्कुल स्केल और पेंसिल वगैरह का यूज करते हुए, ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करके। अंडर रूट 9.3 है, एक बार देखते हैं जरा ध्यान से। अंडर रूट 9.3 को अगर आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी, 9.3 की, ठीक है। लेट्स से कि ये 9.3 सेंटीमीटर मान लेता हूं मैं, कि मैंने इतने यूनिट की, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिख रहा हूं, मैं यूनिट लिख देता हूं, है ना। इतने यूनिट की मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। आपने एक इससे एक एक्स्ट्रा लेना है, 9.3 है तो आप 10.3 लेंगे, है ना, मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा। तो लेट्स से कि मैंने इसको एक यूनिट यहां से एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए कि यहां तक, है ना, ये इतना एक यूनिट है बच्चे, है ना। ओके, अब एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, चलो मैं इसको नेमिंग भी कर देता हूं इस लाइन की, लेट्स से ए बी और ये सी, है ना। अब आप जो लाइन देख रहे हैं ना, ए से लेकर के सी तक की, ठीक है, ए से सी तक की, आपने इसका बाइसेक्टर करना है बच्चे, हैं, बाइसेक्टर मतलब समझते हैं ना, आधा करना है ना, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और उसको हम कैसे करते हैं, आप अपने कंपास को आधे से ज्यादा खोल लेते हैं, ठीक है, मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे। खैर यहाँ पे तो थोड़ी सी जगह ज्यादा हो रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आधे से ज्यादा कितना, मतलब मान लीजिए कि ये आधा है तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खोलना है ना कंपास को। और कंपास की एक टिप इस कॉर्नर पे और एक टिप इस कॉर्नर पे रख के एक ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, एक नीचे की तरफ, और फिर इधर से एक आर्क लिए एक आर्क लिए, और आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चे ये जो पॉइंट आया है ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा कर रहा है ना, ठीक है बेटा, ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है कि इस जो लाइन है, ये जो एसी, आपने इसको डायमीटर मान के और इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बना देना है, आधा सर्कल, है ना। तो आपने एक आधा सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये जो बी पॉइंट है ना बच्चे, ये वाला, इस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का। तो आपको पता है ये कैसे कर सकते हैं हम, एक आर्क इस तरफ एक आर्क इस तरफ, और इधर से ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसकी जो लेंथ आएगी ये हमेशा कितनी आएगी बेटा, जो आप ड्रॉ करना चाह रहे थे ना उतनी आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 4.3 होता तो ये अंडर रूट 4.3 आ जाती, अंडर रूट एक्स होता तो ये अंडर रूट एक्स लेंथ आ जाती है ना। अभी 9.3 अंडर रूट में, तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई है, अंडर रूट 9.3। अब आपने क्या करना है, इसको मेजर कर लेना है कितनी लंबी है ना, लेट्स से इतनी लंबी है, और यहाँ से फिर ये डॉटेड लाइन से ये आर्क ड्रॉ करके और इसको एक्सटेंड करके ये जो पॉइंट आया है इसको लेट्स से पी कह देता हूँ मैं, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3, और ये पी पॉइंट प्लॉट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो इसको आप फेयर में करें, रफ में बिल्कुल ना करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ 4 पार्ट्स आपको गिवन है और इसमें आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। और ये चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से करा चुका हूँ, बट लेट्स से एक बार और देखते हैं चारों पार्ट वन बाय वन। देखिए फर्स्ट पार्ट है 1/√7। आपने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है तो आप कैसे करते हैं बच्चे, 1/√7 एज इट इज, और इसी से इनटू और इसी से डिवाइड कर देते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो ये कितना आ गया, √7 × 1 दैट इज √7, और नीचे आ गया √7 × √7 दैट इज अंडर रूट 49, और 49 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं। 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, है ना। तो ये कितना आ गया, √7/7, ये इसका आंसर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम रैशनलाइज करते क्यों हैं। बेसिकली रैशनलाइज करने का रीजन ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में आप रूट में वैल्यू देखते हैं ना, इसको खत्म करने के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करने के लिए। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो 1/√7 माइनस √6। इधर मैंने आपको बताया था जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपने कोशिश करनी है कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि a + b a - b। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, साइन बदल के इनटू डिवाइड करना होता है, तो बीच का साइन बदलना होता है ना। तो बीच का साइन अगर मैंने बदलूंगा तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दूंगा,
और इसी से इंटू इसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए ऊपर 1 से इंटू करा तो सेम ही आ गया √7 प्लस √6 और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करूंगा तो 7 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। b स्क्वायर करूंगा तो 6 आएगा, है ना, √6 का स्क्वायर 6 आएगा। तो बच्चे इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो कितना आ रहा है, √7 प्लस √6 होल अपॉन में कितना बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आंसर हो गया। देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में है 1/√5 प्लस √2। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब साइन बदल के आपने इनटू और डिवाइड करना है। तो √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। तो बच्चे ये तो हो गया सेम, √5 माइनस √2 और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 आ गया, b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 आ गया। तो √5 माइनस √2 होल अपॉन में 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं लास्ट। तो लास्ट है 1/√7 माइनस 2, इसका रैशनलाइज करेंगे तो √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। सो ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा यानी कि √7 प्लस 2 और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर 7, बट यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो बच्चे आंसर कितना आ गया, √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया यानी कि 3, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चे इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में बच्चे हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है।